आपके सामने सैयद इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद के हमारे MLA, हमारे सीनियर कायद जनाब जाफर मिर्जा साहब, मालेगांव में और उत्तर महाराष्ट्र में मजलिस की पहचान हमारे भाई खालिद मलिक साहब, यहाँ के उम्मीदवार जनाब हाजी माजिद साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, जहाँ तक नजर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करने वाले लोगों का सरों का समंदर हम देख रहे हैं। मालेगांव ने हमेशा से ही हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर यकीन जताया है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हमारे MLA जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब को आप लोगों ने अपनी दुआओं से नवाजा। महानगर पालिका का इलेक्शन आया है। अभी हम धुलिया में एक जलसा लेकर आ रहे, कल मुंब्रा में एक जलसा लेकर आए। आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जलसे देख रहे होंगे कि गोवंडी के अंदर क्या हाल था। कल अमरावती और अकोला में बहुत ही कामयाब जलसे हुए। नौजवानों की इस हद तक दीवानगी थी कि अकोला में जो नौजवान असद साहब के करीब आना चाह रहे थे, वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतनी दीवानगी असद भाई के लिए हम देख रहे हैं। यकीनन 15 तारीख के दिन आप लोग भी हमें अपनी दुआओं से नवाजेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। ये पूरा यकीन और पूरा भरोसा लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हमें मालूम है कि महानगर पालिका का इलेक्शन भी उतना ही मायने रखता है जितना एक MLA और MP का इलेक्शन। MLA शहर के बारे में फैसले लेता है, सोचता है। एक कॉरपोरेटर अपने इलाके की तरक्की, अपने इलाके के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारी आम जिंदगी, हर रोज की जो जिंदगी है, उसका सीधा वाबस्ता अगर किसी से होता है तो इस इलाके के कॉरपोरेटर से, अपने अपने इलाकों के कॉरपोरेटर से होता है। हमें खुशी है कि हाजी माजिद साहब ने आपके इलाके के अंदर 2017 से लगातार वो आप लोगों की खिदमत करते रहे हैं। बहुत सारे तरक्याती काम उन्होंने किए हैं और शायद उसी का नतीजा है कि लोग आज हमें सुनने या हमें देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस बात का एतराफ़ करने के लिए आए हैं कि हाजी माजिद साहब ने जो काम किया है हम उसको मानते हैं, उसको कबूल करते हैं और यकीनन आप और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जितने भी बचे हुए काम हैं इंशाअल्लाह वो पूरा करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में जो अलग अलग गठबंधन बनाए गए हैं, आप अगर पूरों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि सियासत की ये कुर्सियां हासिल करने के लिए लोग कैसे कैसे समझौते कर लेते हैं। दो राष्ट्रवादी पूना में एक साथ मिलकर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर यहां पर अपन दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन मुंबई में अपन दुश्मन हो जाएंगे। भाजपा शिवसेना के साथ किसी एक शहर के अंदर गठबंधन कर रही है, दूसरे शहर के अंदर कहते हैं कि नहीं हमारी दोस्ती यहां पर नहीं रहेगी।
सेना के दोनों भी पार्टियां कहीं एक जगह के ऊपर एक साथ मिलकर आए हैं, कहीं दूसरी जगह के ऊपर वो कह रहे हैं कि नहीं हम दूसरे शहर के अंदर एक दूसरे को गाली देंगे। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो अपने बलबूते के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर उतरी है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवानों का जोश, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारे माओ और बहनों की दुआएं साथ लेकर हम ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए निकले हैं। मैं यकीन मानिए आज जो महाराष्ट्र के अंदर माहौल देख रहा हूं, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हैदराबाद की एक जमात जिसका एकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनके बारे में लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिंदगी भर एक ही एमपी इनका रहेगा, हैदराबाद के बाहर ये जमात जाएगी नहीं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर चले जाइए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नगर परिषद का इलेक्शन आया, बहुत मेहनतें सभी लोगों ने मिलकर की और आज छोटे छोटे से शहरों के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को वहां से जिताया। कभी किसी ने सोचा नहीं कि कारंजा जैसे मुकाम पर वहां पर हमारा मेयर जाकर बैठेगा, नगर अध्यक्ष बनकर बैठेगा वहां पर, लेकिन यह भी मुमकिन हुआ आप लोगों की दुआओं की वजह से। हम बिहार गए तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, लोग कहते थे कि ये बिहार में मजलिस क्यों आई है। ये सवाल उठाया जाता था कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी बिहार के अंदर क्यों आए हैं, उन्हें यहां पर कौन वोट देने वाला है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने तक ये कह दिया था कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में ही रहे, हैदराबाद में ही अपनी बिरयानी खाए, बिहार में आने की जरूरत नहीं है। हमने उनसे ये कहा कि वो तो हमारा भाई है, हैदराबाद से आ रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आपके मम्मी तो इटली से आए थे, हमने कुछ कहा था क्या उसके बारे में? वो वहां से आकर हुकूमत कर सकते हैं, यहां पर आकर राजनीति कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे नौजवानों की बहुत कदर करता हूं। यही वो नौजवान है जिन्होंने मजलिस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सलाम करते हैं ऐसे नौजवानों का जो दीवानगी और शिद्दत से, अपने कायदों से, अपने पार्टी से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाई, उस वक्त हमने उनसे ये कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीते, लेकिन हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अकड़ इतनी थी, घमंड इतना था कि कहते थे कि नहीं, मजलिस को यहां पर कोई साथ ही नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की आवाम ने ऐसा साथ दिया कि वहां पर 5 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 आमदार बिहार के अंदर बिहार की आवाम ने मजलिस को चुन कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर उंगलियां उठाती थी, घमंड में इतनी थी, समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अकड़ किस बात की है। हमें 5 मिले, उन्हें कितने मिले? तो उन्हें 6, महज 6 सीटें उन्हें, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटें। अगर हमारी कुछ सीटें महज 300-400 वोट से अगर हम नहीं हारते, हमारा भाई वहां पर आदिल हसन अगर नहीं हारता, तो 6 सीटें कांग्रेस की भी होती और 6 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी होती। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं बिहार की आवाम का, जिन्होंने हमें 5 MLAs वहां पर जिताकर दिए हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम साजिशें ऐसी हो रही है कि जहां जहां पर भी मजलिस खड़ी हुई है, वहां पर पूरी ताकतें एक साथ मिलकर आ रही है, पूरी ताकतें जुट गई है कि मजलिस को कैसे हराया जाए, मजलिस को कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर आवाम ने तय कर लिया है, मुश्किल ही सही, लेकिन अब यह फैसला कर लिया है आवाम ने, ना झुकेंगे ना डरेंगे। अगर जुड़ेंगे
तोड़ेंगे। हम आपसे जुड़ने की अपील करने के लिए आए हैं। हम आप लोगों से जुड़ने की इल्तिजा करने के लिए आए हैं, और इसलिए भी कि इलेक्शन महज कुछ कॉर्पोरेटर्स जीत कर आ जाएंगे इसके लिए नहीं। आज हमारी अपनी क़यादत हम हर उस जगह पे करना चाहते हैं जहां पर इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आवाम हमारी मौजूद है। अगर हम यहां पर अपनी क़यादतों को खड़ी नहीं करेंगे तो फिर कहां खड़े करेंगे मेरे भाई। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो सिर्फ ये इंतजा करने के लिए आया हूं कि एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि जहां पर हर रोज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, कैसे हमारे मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे इबादत गाहों को, हमारे मदरसों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह से दुआ करिएगा मेरे भाइयों, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करिएगा कि ये हुकूमत की नजर अक्कल कुआं के मदरसे के ऊपर है मेरे भाई। बहुत कोशिशें हो रही है उनकी तरफ से, बहुत साजिशें हो रही है कि ये मदरसा जिसने हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर उलमाओं को यहां से भेजा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरी हुकूमत उसके ऊपर नजर लगाए हुए है। पूरी साजिशें चल रही है कि अक्कल कुआं के मदरसे के अंदर क्या क्या ढूंढ कर निकाला जा सकता है ताकि उस मदरसे को बंद किया जाए। हजारों बच्चे हर रोज वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, हजारों बच्चे वहां पर कितने दिनों से रोजा रख रहे हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये जालिम हुकूमत की नजर हमारे इस मदरसे के ऊपर ना पड़े। लेकिन कैसी कैसी एजेंसीज वहां पर लगा दी गई है, ईडी लगा दी गई है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इनकम टैक्स के अधिकारी कभी आ जाते हैं, पुलिस वाले कभी आ जाते हैं। मकसद यही है कि एक इतना बड़ा इदारा जो हमारे लिए क्या मायने रखता है उन्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन उस मदरसे के ऊपर इन जालिमों की नजर है मेरे भाई। हमें अपनी क़यादत खड़े करने का वक्त आया है मेरे भाई। संजीदगी से सोचिए इस बात को कि हमें कैसे कैसे मरहलों से गुजरना पड़ रहा है। आज इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें कि हमारी एक बच्ची, उसका हिजाब, उसका नकाब एक मुख्यमंत्री अपने हाथ से खींच लेता है। सोचिए, आप तसव्वुर करिए कि आपकी अपनी बेटी, अपनी बहन वो खड़ी हुई है और एक कोई गैर आदमी होगा तो मुख्यमंत्री किसी राज्य का, लेकिन तुझे कोई इख्तियार नहीं है कि हमारी बच्ची का नकाब तू खींचे। और ये उस हुकूमत का हिस्सा है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीख चीख कर कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, और यहां पर उनके प्यादे लाडली बहन बच्चों से कहते हैं कि ये हमारी लाडली बहन, और तुम हमारी बच्ची का हिजाब, उसका नकाब अपने हाथ से खींच रहे हैं। सोचो उत्तर प्रदेश, बिहार के गुंडों को क्या संदेश गया होगा कि अगर एक मुख्यमंत्री एक बच्ची का नकाब खींच सकता है तो हम तो सड़क चलते हुए किसी भी बच्ची का दुपट्टा, किसी का भी पल्लू खींच सकते हैं, किसी के भी बुर्खे के साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं। अगर ये बस नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश का एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बयान देता है कि इतना बवाल क्यों कर रहे हो, नकाब ही तो खींचा है। सुनिए, वो मंत्री है, मिनिस्टर है भाजपा की हुकूमत में, वो बयान देता है कि इतना बवाल क्यों कर रहे हैं, नकाब ही तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते।
मैं कोई कांग्रेस या राष्ट्रवादी का नेता नहीं हूं। पूरे हिंदुस्तान में अगर उसको किसी अच्छी भाषा जो समझ में आती है उसमें अगर किसी ने जवाब दिया है तो वो जवाब हमने दिया है। कहता है अगर हाथ इधर उधर चले जाए, उसकी पोती की उम्र की वो बच्ची, उसके पोती की उम्र की वो बच्ची के बारे में कहता है कि हाथ इधर उधर चले जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसको जवाब मैंने ये दिया कि बच्ची अगर मुसलमान है तो सिर्फ हम मुसलमान बच्ची है बोलकर नहीं, अगर वो बच्ची हिंदू भाइयों की होती, अगर वो बच्ची दलित समाज की होती, ओबीसी समाज की होती, तो हमारा जवाब वही रहता जो आज हमने इस मुस्लिम बच्ची के बारे में दिया कि अगर तू ये सोच रहा है कि तेरा हाथ इधर उधर चले जाता तो सुन अच्छी तरीके से, तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ पे दे डालते। मंत्री है, मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं किसी का भी नकाब खींचूंगा, किसी का भी हिजाब खींच लूंगा मैं, और कोई बोलने वाला नहीं है। तो सुन अच्छी तरीके से, हम कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मुसलमान गुलाम नहीं है जिन्हें कुर्सी प्यारी है। जब भी ऐसी बातें सामने आएंगी, तुझे जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में इंशाअल्लाह तुझे जवाब देंगे हम। और क्यों नहीं, क्या हम सुनने के लिए, ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए हम बैठे हुए हैं? नहीं, बहुत सालों तक तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे देखिए ये जो कैमरे वाले हैं ना, ये बैठे रहते हैं इंतजार कि कुछ तो बोलेगा। फिर पुलिस वाले भी है, इंतजार में रहते हैं कि कब लेना इनको अंदर। तो हमने तरीका निकाल लिया है, आधा हम बोलते हैं, आधा पब्लिक बोलती है। लो, आधा हम बोल रहे, आधा ये बोलेंगे। मोदी जी, भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश का हमारा हमने कुछ बोले ही नहीं, हवा से हमारे बाल उड़े तो हमने बाल में हाथ। देवा भाव, अच्छी तरह से सुन लो। अगर ये समझ रहे हैं कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सुनो। इतने सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे होता क्या केस अपने पे? कहां से होता? बाबा जी का। जाओ, घंटी बजाते बैठो, कुछ नहीं होता। क्योंकि हमको भी समझ में आ गया है, कानून सबूत मांगता है। सबूत है, आधा हमने बोले, आधा बस आप लोगों को यह समझना है अच्छी तरीके से। इस दौर के अंदर जो हालात से हम गुजर रहे हैं, इससे बदतर हालात और तसव्वुर मत करिए। सत्ता का घमंड है, हुकूमत हमारी है, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो,
अभी सत्ता का नशा है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन तो हमसे क्या हमारे साए से भी घबराएगा। प्रशासन मेरा, गवर्नमेंट मेरी, पुलिस मेरी, मैं कुछ भी करूंगा। तो सुन, अभी सत्ता का नशा है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन तो हमसे क्या हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन, जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ना। कब तक डराओगे? कब तक हमें बोलने से रोकेंगे? अगर बोलने का इख्तियार उनके पास है, मुझसे कहा मीडिया वालों ने आके कि साहब शिवसेना के और भाजपा के नेताओं ने यह मांग की है कि इम्तियाज जलील ने जो उस मंत्री के बारे में बयान दिया है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। मैंने कहा ना मैं एफआईआर से डरता हूं और न सच बोलने से घबराता हूं। अगर एफआईआर करना है तो पहले नीतीश कुमार के ऊपर करो, अगर एफआईआर करना है तो उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर करो, फिर उसके बाद हम तो है ही ना दूल्हे भाई। 16 है केसेस, 17 हो जाए। सच बोलने की कीमत हम चुका रहे हैं। 16 एफआईआर, एक और 17। लेकिन तुम समझेंगे कि साहब एफआईआर का डर दिखाएंगे तो ये खामोश बैठ जाएंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जानते हैं मैं किसको मानता हूं? उस शख्स को मानता हूं जो पार्लियामेंट के अंदर 550 एक तरफ, पूरे के पूरे एक तरफ। इसीलिए कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की तादाद मायने नहीं रखती है। एक ऐसे असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले हम गूंगे मुक्को बहरों को भी, जिन्होंने बोलना सिखाया है इस मुल्क के अंदर। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करने के लिए आया हूं। आप लोग 15 तारीख के दिन निकलिए अपने घरों के बाहर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 62 उम्मीदवार यहां पर, हमारे खालिद भाई 62 उम्मीदवार ऐसे नौजवान। एक मुझे बताया गया है एक और उम्मीदवार जो है वो हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है मेरे भाई। अगर इन्हें नहीं भेजेंगे तो तुम किसे भेजेंगे? किसे भेजेंगे? 2 नंबर का धंधा करने वाले, चरस गांजे का धंधा करने वाले, या सट्टा चलाते? पुलिस वाले साहब उन्हें सट्टा चलाते हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उन्हें नेता बन के कॉर्पोरेशन में जाना चाह रहे हैं। उठाओ उनको और डालो वहां पे, जिसकी जो जगह है वो वहां पे उनको भेजना चाहिए। ये भी सोचते होंगे कि इनके नेता कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं। कोई सट्टा क्या, रेती भी चुराते, राशन भी चुरा लेते। वाह, कौन है, किस पार्टी से खड़े हुए? प्रेम चोपड़ा की पार्टी। अल्लाह, काम इतने अच्छे। रेती चोर, अनाज चोर, 2 नंबर के धंधे, सट्टा, मटका। क्या बोल रहे चाचा? जोर से बोलो ना, मैं हूं ना। जमीन, जहां जमीन दिख रही वो भी हड़प। और
और उसके बाद पार्टी का नाम क्या? अल्लाह, पार्टी का नाम देखिए साहब और काम देखिए इनके। कौन चला रहा है ये पार्टी? अच्छा, जाफर भाई ने जो बोले हैं। जी जी जी, समझ गया। वो भी टकरा है। तो मेरे भाई पूरे के पूरे भाई, मेरी इल्तिजा ये है, तुम उम्मीदवार वैसे ही रख लो, तुमको ऐसे ही उम्मीदवार मिलने वाले हैं, लेकिन मेहरबानी करके पार्टी का नाम बदल दो। पार्टी का नाम, जो नाम हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान है मेरे भाई, पूरी दुनिया इस्लाम को जिस नजरिए से देखती है, आप उस इस्लाम नाम का इस्तेमाल राजनीति के ये घटिया लोगों की वजह से खराब करेंगे। आपको कोई और नाम नहीं मिला था। सियासत सियासत की जगह पे, लेकिन क्या कहेंगे हम? ये लोग क्या कहेंगे? इस्लाम पार्टी को हमें हराना है, हमारा दीन, हमारा मजहब ये अलग, लेकिन तुम अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं तुमसे सिर्फ इल्तिजा करूंगा, ये चोरों लुचक्कों को लेकर जाइए साथ में, अपने कांधे पे बिठाइए, अपने सर पे बिठाइए, लेकिन इस नाम को बदनाम मत होने दीजिए। पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है और आप यहां पर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये धंधे कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एक ऐसे मुश्किल घड़ी के अंदर हम हैं, एक ऐसा वक्त जहां पर हर कोई हमें निशाना बनाया हुआ है। हर रोज आप सुन रहे हैं, हमसे यह पूछा जा रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, आप यहां पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे। पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ रहे हैं। एक भाजपा का नेता है, तोतला है, तुम यहाँ तक पैदा होते पैदा होते ये मालिकों में क्या बोल रहा बे? सीधा बोल, वो में से सुपारी निकाल के बात कर। जहां वहां घूम रहा, बोले बहुत टाइम था, गटरा भी, बहुत दिनों से गटरा भी अपने सामने आ गया तो ले लेंगे अपन साइड में उसको, आजा बोलेंगे भैया तेरे को तो मालेगांव की खाऊ गली में लेके टहला के आता करके। मैं खाऊ गली है ना? अच्छा, चटोरी गली आया तो लेके जाओ उसको। उसको एक मोहतरमा है, भाजपा की है, वो भी एक आखिर से ढूंढ के ला रहे कि ये तो मोहतरमा ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिए, बोले मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर ले। मैं मेरे तमाम हिंदू भाइयों और बहनों से बोलना चाहती हूँ कि तुम भी बच्चे पैदा करो। वो लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे, पाकिस्तान बनाने का उनका चक्कर है। मेरे साथ थी वो लोकसभा में, देखती समझ में आ गया था ये खाली है करके, क्योंकि जिस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं, अब आप सोचिए
उनके खुद के दो। मैं बोला शुरुआत आप ही कर दो ना, आप ही शुरुआत कर दो। और देश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होनी चाहिए कि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला 19 बच्चे। और किसके है भाई 19 किसके है कि हाथ ऊपर करो। कहां से लेके आई हो? जो दिल में आया, मतलब तुमने दूसरों ने पैदा करना और आप में कुछ नहीं। शुरुआत आप करिए, मोदी जी भी खुश हो जाएंगे। देखो कोई तो लीड कर रहा है, हाँ 20 कोई नहीं रोका मेरे भाई, कोई नहीं रोका। बढ़ाओ आबादी, देश की बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा ऐसे फजूल की बातें, स्टेटमेंट ये वो। और फिर क्या होता है मालूम क्या, इन्हें ऐसा स्टेटमेंट दे डाली 3 दिन तक ये जितने हैं ना बैठे हुए, वो आके ये नहीं पूछते हैं कि पानी मिल रहा क्या, बच्चों के स्कूल का अच्छा स्कूल बना है क्या, अस्पताल में दवाइयां मिल रही है क्या, डॉक्टर्स है क्या, रोड अच्छा बन रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बन रहा है क्या। ये कुछ नहीं, उसने बोल दी तो ये आएंगे हमारे पास, और मैडम ने बोले हैं कि बच्चे पैदा करना है करके, आपका क्या कहना है। तो 3 दिन तक प्राइम टाइम के ऊपर यही चर्चा होती रहेगी कि बच्चे 19 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 2 होना चाहिए करके। बहुत नाराज हो रहे होंगे, आज बहुत ले रहा हूं तुम लोगों के लिए। जाके एक आध मर्तबा पूरे के पूरे जाना और यहाँ पे पुलिस वालों से पूछना कि साहब आपको पता नहीं है क्या कि कुत्ता गोली कहाँ मिल रही है करके। हाँ, नशे का कारोबार आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए बहुत संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूं मैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, चाहे वो धुलिया हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद, भीड़ हो, मुमरा हो, भिवंडी हो, सरकार की हुकूमत की देखरेख के अंदर पुलिस की जानबूझ को सब मालूम होने के बावजूद ये नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। सब जानते हैं कि बेचने वाला, इस्तेमाल करने वाला, ये सभी हमारे लोग 2 पैसा कमाने के चक्कर में पूरी नौजवान नस्ल को कैसे बर्बाद किया जा रहा है और हम तमाशाई बनकर देख रहे हैं। अरे अगर यहां की पुलिस ने तय कर लिया कि हमें नशे का कारोबार बंद करना है, 48 घंटे नहीं लगेंगे, 48 घंटों के अंदर यह पूरा कारोबार बंद किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत चाहती है, भाजपा चाहती है, एकनाथ शिंदे चाहता है कि यह नस्ल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए, नशे के अंदर धुत हमारी ताकत खत्म हो जाए। इसीलिए यह सब साजिश खुलेआम चल रही है। वरना आज उठाओ किसी बच्चे को और पूछो उससे कि नशे का कारोबार यहां पर कौन कर रहा है, घर का पता बताएंगे कौन कर रहा, सबको पता, सबको मालूम, पुलिस वालों को नहीं पता उनको। मेरे भाई, अगर इन मुद्दों को अगर हमें लड़ना है, अगर आने वाली नस्ल को बर्बादी से बचाना है, तो ये ऐसे नुमाइंदों को भेजिए मेरे भाई, ये ऐसे नुमाइंदों को भेजिए जिनकी जिम्मेदारी रहेगी
कि अपने इलाके के अंदर ये 2 नंबर के धंधे बंद कराए, वरना आज आपको इस जहर का असर क्या होने वाला है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं आप। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि कैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे घर में थोड़ी आया है, वो दिन इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं है कि मोहल्ले में कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपके घर में भी वो पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर आज हम इस जहर से नहीं लड़े तो मेरे भाई आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों का होने वाला है। आपको मालूम है कि आज इलेक्शन 15 तारीख के दिन है। मजलिस की निशानी क्या है? बोलो क्या है? उड़ाते कैसा? बात ना उड़ा। मेरे पास एक मंत्री है औरंगाबाद में, एकनाथ शिंदे साहब का मंत्री है, उसका नाम है संजय सिरसाट। उन्होंने क्या किया है मालूम? इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत लिखा, और शिकायत क्या लिखा है कि 14 तारीख को हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति का त्योहार। 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति का त्योहार है, और मकर संक्रांति के दिन हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, क्या उड़ाते हैं पता है? तो ये ज्ञानी आदमी एक पत्र लिखा और लिख के इलेक्शन कमीशन के पास गया और ये मांग की कि हमारा त्योहार है, हमको पतंग उड़ाना पड़ता 14 को, इलेक्शन आ रहा 15 को, तो हम उड़ाएंगे 14 को। 15 के दिन लोग देखेंगे इतने सारे पतंग उड़े हुए थे, तो वो जाके पतंग के ऊपर वोट लगाएंगे। तो उन्होंने मांग किया कि ये पतंग निशानी उनके पास से ले ली जाए, एमआईएम को पतंग की निशानी नहीं देना करके। उन्हें लेटर ले जाके दे दिया इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमिश्नर ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा और सोचा ये ज्ञानी लोग कहां से आते हैं, ये ऐसे होशियार लोग कहां से आते हैं, ये कैसे देवा भाव ने और एकनाथ शिंदे ने ढूंढ ढूंढ के ऐसे हीरो को जमा किया है जो ये कह रहा है कि 14 तारीख के दिन पतंग उड़ेगी तो 15 तारीख के दिन लोग जाके, हमारे भी लोग जाके पतंग के ऊपर मोहर लगा देंगे। तो मीडिया वाले आ गए पूछने के लिए, बोले संजय सिरसाट ने बोला है कि पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं बोला अब क्या क्या रोकेगा मेरे राजा, तेरे हाथ में पंजा है कि नहीं? मेरे हाथ में भी है, तो क्या काट के फेंक डालता 10 दिन के लिए कि इलेक्शन आ रहा है? हाँ? ऐसा हो सकता है। किसी की निशानी घड़ी है तो घड़ी ही नहीं पहनेंगे, घड़ी की तरफ देखे तो बोले नहीं ये गद्दार है। एक पार्टी की निशानी क्या है मालूम? सूरज। उसका बस चलता तो जाके बोल देता कि नहीं साहब इलेक्शन तक नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। मंत्री है साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये मंत्री है। ये हमको मतलब वो इलेक्शन कमीशन के पास गया तो मैं सोचा सीधा भागते हुए जाके नरेंद्र मोदी के पास चल जाऊं। मोदी जी मरना सबको है, मैं भी मरूंगा, वो भी मरेगा, लेकिन जब वो मरेगा तो उसका भेजा निकाल के रखो और दुनिया को दिखाओ कि कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस देश के अंदर पैदा हुए। आप सोचिए मेरे भाई, अब मैं मालेगांव के पूरे मेरे हिंदू मेरे भाइयों को मैं ये पैगाम दे रहा हूं, माझा हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। 14 तारीख के दिन तुम उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे, मकर संक्रांति तो इस बार हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़े धूमधाम से पतंग उड़ाएंगे। और हम ये देखना चाहते हैं कि
14 तारीख के दिन त्योहार बड़ा है या राजनीति बड़ी है? अगर त्योहार बड़ा है तो हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा, हमारी उड़ाना पड़ेगा हमारा पतंग। 14 को हम उड़ाएंगे, 15 को हम बटन दबाएंगे और 16 को इंशाल्लाह हम सब जश्न मनाएंगे। तो है तैयार जश्न मनाने के लिए? और जाते जाते वही नारा जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में गूंजा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। दोनों हाथ ऊंचा करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब कैमरा वालों घुमाओ हाथ और दिखाओ पतंग कैसे उड़ने वाली है।